गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे बब्बर शेर कैसे हो? बढ़िया। ओहो क्या बात है। सो गाइस, मैं हूं विपिन वत्स और आज मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2। राइट। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पहली बात बहुत ही इजी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, एक बार समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स फिर क्या करोगे, फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब जो बेसिकली होगा दैट इज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा तो नहीं होगा, हम लोग कोशिश करेंगे। और न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, मेरी कोशिश होगी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कैसे तुम अटैम्प्ट करो, कैसे सीखोगे। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थोड़ा सा इसको फील करोगे, बात समझ में आ रही ना? डे टू डे लाइफ में भी तुम लोग देखते हो और इसको यूज भी करते हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो बच्चे देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहां पे? लिक्विड में। जनरली हम लोग यूज क्या करते हैं? वाटर यूज करते हैं। कॉमन एग्जांपल है, अगर मान लो कि लेक का वाटर है या कोई भी पानी है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन भी डिजोल्व होता है। बात समझ में आ रही ना? जैसे तुम सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हो, राइट, कोका कोला, कोका कोला तू, कोका कोला तू। हाँ, तुम ये देखते हो ना, हर रोज पीते हो, रेडबुल पीते हो, तो कोका कोला में भी क्या होता है भाई? उसमें CO2 गैस डिजोल्व होता है। बात समझ में आ रही ना? तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या लोगे? लिक्विड लोगे। यहाँ पे हमने क्या लिया गाइस? लिक्विड। और उसमें क्या डिजोल्व होता है? गैस डिजोल्व होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बनाता क्या है? सॉल्यूशन बनाता है। बात समझ में आ रही है ना? और ये इक्विलिब्रियम में होता है। बात समझ में आ रही ना? तो एक बात यहाँ पे याद रखोगे, दिस इज द गैसियस सॉल्यूशन। हम लोग कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन बन गया। तो ये सॉल्यूशन में क्या है बताओ? कि लिक्विड में गैस डिजोल्व हो गया। बात समझ में आ रही ना? लिक्विड है, उसमें क्या गैस, जैसे जो कोका कोला होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, वो सॉल्यूशन है। तो उसमें क्या होता है भाई? उसमें चीनी होता है, पानी होता है और गैसेस होता है। ठीक है ना? CO2 गैस उसमें डिजोल्व होता है। अभी मैं बात करूंगा उसमें। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ गया? कि उसमें लिक्विड भी होगा बच्चे और क्या होगा? गैस भी होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब जरा देखो, मेनली हम लोगों को पढ़ना है कि अगर कोई सॉल्यूशन है ना, जैसे मान लो कि 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उसमें अगर मुझे निकालना है कि उसमें कितना CO2 अमाउंट डिजोल्व है, यस, हम लोग उसी की बात करने वाले। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, है ना? किस किस फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही ना? तो सबसे पहला जो फैक्टर्स गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्या? टेम्परेचर। ठीक है ना? तो टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसे डिपेंड करेगा? देखो, पहला फैक्टर जो हो गया ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहले से पता है ना कि लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है। अगर जैसे मान लो HCl गैस है, ठीक है ना, वो पोलर इन नेचर है, तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तो पहला तो क्लियर सा है, लाइक डिजोल्व लाइक। दूसरी हम लोग बात करते हैं क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में बच्चे यहाँ पे एक बात याद रखोगे कि यहाँ पे जो तुम लिक्विड है और उसमें अगर गैस डिजोल्व करते हो, बात समझ में आ रही ना, और ये क्या बना देगा? गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये होता है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। यू नो, एक्सोथर्मिक, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी लिक्विड में तुम गैस को डिसॉल्व करोगे ना, तो डिसॉल्व होने के साथ क्या होगा? हीट निकलेगी। देखो क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? हीट निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? देखो ये जो डायरेक्शन है मेरा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? एक्सोथर्मिक होगा। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है ना? कि अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को घटा दोगे, तो गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? ली चैटलियर्स को अप्लाई कर लोगे, है ना? सबको पता होगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या हो गया। तो ये देखो, ये डायरेक्शन तुम्हारा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है, मतलब लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है और हीट निकल रहा है। तो ये डायरेक्शन जो तुम्हारे फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये तुम्हारा क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है बच्चे, वो क्या हो जाएगा? जब ये डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका जो रिवर्स डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? एंडोथर्मिक डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जरा ये ली चैटलियर्स अप्लाई करो। तो ली चैटलियर्स क्या कहता है कि टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे एट हाई टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। यस, कि अगर तुम टेम्परेचर बच्चे अगर बढ़ा दोगे, है ना, कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे क्या करोगे?
बढ़ाओगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करा दोगे, तो रिएक्शन शिफ्ट करेगा क्या, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे। और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया बताओ, ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशंस में यहाँ पे क्या हो गया कि लिक्विड और गैस डिसॉल्व है, और ये रिएक्शन जब इधर की ओर फेवर करेगा, मतलब लिक्विड और गैस क्या हो गया, अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, इस सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर रही है। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे तुम एक पॉइंट में थोड़ा सा लिख देता हूं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस राइट इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। क्या होता है वो, एक्सोथर्मिक होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility of gas क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज करेगा, है ना, बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ द गैस एस्केप आउट, सम ऑफ द गैस एस्केप आउट हो जाएगा। जैसे उसको हीट करोगे ना तो जो डिसॉल्व गैस है वो क्या होगी, बाहर हो जाएगी। क्यों बाहर हो रही मालूम चल रहा है यहाँ पे ना कि ये डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, ये डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, और टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, मतलब जो भी गैस डिसॉल्व था टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। मतलब क्लियर यहाँ पे याद रखोगे, है ना, कि इफ टेम्परेचर, है ना, कि अगर टेम्परेचर को तुम क्या करोगे, इंक्रीज करा दोगे, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो रही मालूम चल रहा है ना, ली चैटलियर्स के अकॉर्डिंग, है ना, कि जो भी डिसॉल्व गैस होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आप इसको थोड़ा फटाफट क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है ना। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगी, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट, और यही मुझे पढ़ना था, यस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, किसके ऊपर भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, रिमार्केबल इफेक्ट होता है, और यही मुझे क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। और जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जो दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था क्या, हेनरीज, राइट। सो एक्चुअली इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ नहीं है, दिस इज द हेनरीज लॉ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक हेडिंग बना देते हैं यहाँ पे, क्या, दिस इज हेनरीज लॉ। तो हम लोग हेनरीज लॉ को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स होता है बोर्ड में, जेई नीट हर जगह कहां से आता है, इसी हेनरीज लॉ से बच्चे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर, कि अगर तुम गैस में अगर तुम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करते हो तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। जनरल व्यूज है कि अगर लिक्विड के ऊपर अगर तुम गैस को डिसॉल्व कर रहे हो तो जितना ज्यादा तुम प्रेशर डालोगे उतना ही वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। जरा देखो मैं एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। जरा देखो यहाँ पे एक हमने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, यहां पे एक हमने क्या ले लिया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लिया। ये पिस्टन है, मूवेबल है, मूव करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, लिक्विड है, लिक्विड हो गया, यहाँ पे ये लिक्विड है तुम्हारा, और ये तुम्हारा गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ये तुम्हारा क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, और यहां से इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, इस गैस का वेपर प्रेशर, जो इस गैस का प्रेशर है नीचे से लग रहा होगा। तो अभी तुमको एज्यूम क्या करना है कि ये जो पिस्टन है ना वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा है और अंदर से जो इसका प्रेशर लग रहा है, दोनों क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये भी इक्विलिब्रियम है, और तुमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये पूरा जो सिस्टम हमने लिया है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नाउ अब इस इक्विलिब्रियम को क्या हम डिस्टर्ब करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे, कमाल। जरा देखो यहाँ पे ऊपर मिटा दे तो नया हेनरीज बेनरीज हो गया, मतलब क्लियर हो गया ना कि हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो एक मैं यहाँ पे फिर से ये पिस्टन ले लिया, ये बच्चे पिस्टन ले लिया मैंने, मूवेबल पिस्टन है, बात समझ में आ रही, ये डिग 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 डिग, ये पिस्टन हो गया। यहाँ पे जैसे लिक्विड था वैसे ले लिया यहाँ पे,
जैसे लिक्विड था वैसे ले लिया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। अब जरा देखो इसके ऊपर मान लो, है ना, वेट हम बढ़ाते हैं, है ना, कुछ वेट बढ़ाते हैं। मान लो कि एक हमने यहाँ पे क्या रख दिया भाई, एक रेड बुल का कैन रख दिया। क्या रख दिया यहाँ पे, यस रेड बुल, है ना, कैसा बुल है भाई, रेड बुल है। ये मैंने यहाँ पे 2-3 कैन इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, 2-3 कैन यहाँ पे रेड बुल का रख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लो इसका वेट W1 था, W2 था और W3। अभी ये क्या इक्विलिब्रियम में है, बट यहाँ पे आप ये देखो गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे रेड बुल का कैन रखोगे तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे वेट जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा इस तरीके से। ये पिस्टन जो वहां पे था अब कहां पे आ गया होगा, यहाँ पे ये पिस्टन आ गया, देखो यहाँ पे पिस्टन आ गया। और इसके ऊपर ये क्या, मैंने ये 3 रेड बुल का कैन रख दिया यहाँ पे, W1 W2 W3। जब रखोगे ये पिस्टन नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो ये जो वॉल्यूम था, ये जो वॉल्यूम है तुम्हारा गैस का, वो क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, बोलो। कॉमन एक्सपीरियंस है, बिल्कुल तुम फील कर सकते हो कि अभी ये नॉर्मल था, इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे मैंने कैन रखा इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये जो गैसेस है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे बताओ, ये जब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो क्या कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो यहां से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो गैस है वो इस लिक्विड में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी ज्यादा ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ये नीचे आएगा, ये जितना नीचे आएगा, जितना ज्यादा सिकुड़ेगा, उतना ही ज्यादा क्या हो गया, गैस जो होगा वो इस लिक्विड में क्या करेगा बच्चे, डिसॉल्व करेगा। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब क्या है कि जो गैस कितना सोल्यूबल होगा लिक्विड में, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, गैस डिसॉल्व होगा इसमें, लिक्विड में। और यही अपना क्या है, हेनरीज लॉ है, ठीक है। हेनरीज ने यही बताया था, दैट इज हेनरीज ने क्या करा था, गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। दैट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, कि जितनी ज्यादा प्रेशर बनाओगे, जितनी ज्यादा प्रेशर बिल्ड करोगे, जितनी ज्यादा प्रेशर लगाओगे, उतना ही ज्यादा गैस क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशंस में डिसॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस निकालना होगा तो सीधा से सीधा हम लोग क्या देखना पड़ेगा, प्रेशर, कि ग्रेटर इज द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड, राइट, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्लियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रेशर क्या करेंगे, डालेंगे, उतना ही गैस क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस में डिसॉल्व होगी। बल्ले बल्ले, समझ में आ रहा है क्या, जरा देखो इसको। 1 मिनट का टाइम दिया, देख लो फटाफट। अब मैं इसको मिटाता हूं, बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो इसका मतलब क्या हो गया, हेनरीज ने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होगा मेरे बच्चे, मेरे बब्बर शेर, ये जो पार्शियल प्रेशर होगा ना, पार्शियल प्रेशर जो होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर, यस और नो, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन क्या, लिक्विड, यस और नो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि जितनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगी, उतना ही गैस का अमाउंट क्या होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। या तुम कह सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर होगी, पार्शियल प्रेशर जो होगा, है ना, वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही ना। या तुम इसको कह सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर होगी, पार्शियल जो प्रेशर होगा बच्चे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। हम इस टर्म्स में भी कह सकते, बोलो अमाउंट बोलो, या सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बोलो, या कॉन्सेंट्रेशन बोलो, एक ही बात है ना, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, बोलो कितना हो गया, कि कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व है, वही हो गया ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस कितना डिसॉल्व हो गया। वो सारे क्या डिपेंड करेगा, इस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा प्रेशर होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ गैस कितना डिसॉल्व वो बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन वो बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलो मैं इसको मिटाता हूं, ओके। अब जरा देखो, अब जरा देखिए इसको, है ना।
अब जरा देखो जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को, है ना, मान लो मैं अगर एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछूं कि बच्चे बताओ 1 लीटर लिक्विड है, उसमें कितना गैस डिसॉल्व है, इसकी अमाउंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको यूनिट यूज करना पड़ेगा ना। हमने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी ये सब पढ़ा है, और नहीं पढ़े हो तो पहले प्लीज जाकर के उसको क्या, उसका लेक्चर देखो, तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कुछ भी हो, लिक्विड हो, गैस हो या इवन लिक्विड हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए तो मोलारिटी यूज करोगे, नहीं तो मोलालिटी यूज करोगे, नहीं तो मोल फ्रैक्शन यूज करोगे, पीपीएम यूज करो, यही सारे यूनिट आपको क्या यूज करना है। तो यहां पे देखो जो बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब, हम लोग सॉल्युबिलिटी को तो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी के टर्म्स में यूज करोगे, नहीं तो फिर क्या, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ रही ना। तो अगर यहां पे सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में यूज करा है, तो बेसिकली जो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैं वो लिख रहा हूं। और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर पूछता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, तो जो मैं वो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो लिख देना। और बिल्कुल भाई रट्टे मारने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल एक बार अच्छे से सुन लोगे तो याद हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर, यस और नो। और अगर उस सॉल्युबिलिटी को तुम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दिखाते हो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। याद हो गया, कौन सा बेस को रट्टे मारना है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो बताओ, कि द पार्शियल pressure of the gas, right, is proportional to the mole fraction, and you know mole fraction क्या होता है, mole fraction of the gas in a solution। क्लियर है बच्चे, बोलो कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस है ना वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्चुअली क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन यहां पे, तो बोलोगे कुछ नहीं यार, ये सॉल्युबिलिटी है, गैस की अमाउंट है, गैस का कॉन्सेंट्रेशन है, कहां पे, सॉल्यूशंस में। बात समझ में आ रही ना। उस सॉल्युबिलिटी को हम मोलरिटी के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दिखा सकते हैं। इफ मोल फ्रैक्शन यूज करोगे इन टर्म्स इंस्टेड ऑफ क्या, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी की जगह पे हमने क्या चिपका दिया बताओ, मोल फ्रैक्शन चिपका दिया। तुम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा कि दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर है ना, एक ही बात है। या तुम ऐसे बोल सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। दैट इज partial pressure of the gas is a function of mole fraction और mole fraction is a function of partial pressure। दोनों बोल सकते हो, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे देखो हमने ये डिनोट कर लिया कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन, यू नो एक्स का ही बोलते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन किसकी, गैस की, कहां पे भाई, सॉल्यूशंस में, वेपर फेज में, सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो इस साइन को हटा करके हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, कि एच इंटू यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो एक्स, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब के एच क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेनरीज कांस्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, हेनरीज कांस्टेंट बोलोगे। और ये जो एक्स है तुम्हारा, एक्स तुम्हारा क्या हो गया बताओ, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, ये तुम्हारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ, कि नंबर ऑफ मोल्स जो भी गैस होगा अपॉन में क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स किसकी, गैस का, प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर का, ठीक है। यहां से आप क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। तो दो चीज अगर गिवन होगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्या पूछेगा, मान लो कि पार्शियल प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा, ये दोनों दिया हुआ तो ये पूछेगा। बहुत ही आसान है और सारा न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला के ऊपर घूमता रहता है। एंड दिस इज द हेनरीज लॉ, है ना। ये जो न्यूमेरिकल्स जो मैथमेटिकल है यही तुमको डिफाइन करता है क्या, हेनरीज लॉ को डिफाइन करता है कि P इज इक्वल टू के एच इंटू काई, काई यहाँ पे क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। और जो हेनरीज कांस्टेंट है बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्या बोलोगे उसको, कांस्टेंट है भाई, तो बोलेंगे क्या। अब जरा देखो, ये जो हेनरीज कांस्टेंट है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या, टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर यहाँ पे देखो मैं बोल दूं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो KH की वैल्यू जो हेनरीज कांस्टेंट है वो भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जो तुम गैसेस यूज करते हो या फिर जो तुम लिक्विड यूज करोगे उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है, एंड उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोशिश करोगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ तुम्हारा, ठीक है, जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर तुम इसको रट्टे मारने की कोशिश करोगे। जरूरत ही नहीं है तो रट्टे क्यों मारे, कांस्टेंट है, सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। बस इतना याद रखोगे कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो वैरी करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। मतलब हेनरीज कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। अब जरा देखो, ये दोनों प्रोडक्ट में है, अगर KH की वैल्यू बच्चे इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन जो गैस होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, मतलब जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दोनों का प्रोडक्ट है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे जरा देखो, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि इफ T इंक्रीज करेगा, बोले तो क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये दिमाग में क्या सेट रखना, ठीक है ना, कि टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ती है, बिकॉज KH इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लो, है ना। अब देखो इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन से राइज होता है कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर, है ना। कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, लाइक मछलियां वगैरह होती है ना, उसको मजा कहां पे आता है, मिटाऊं इसको, ओके, इसको ठंडे पानी में मजा आता है। बात समझ में आ रही ना, गर्म पानी में इसको मजा नहीं आता है। और तुम लोगों को क्या, ठंडे पानी से नहाने में क्या, नानी याद आ जाती है, हाँ या ना बोलो। गर्म पानी से नहाते हो, थोड़ी सी सर्दी आ गई, बोलोगे ना जी ना। कई सारे ऐसे बच्चे होते 2-2 महीने नहीं नहाते। ऑफलाइन क्लास में ऐसे बच्चे मैं देखता हूं, नहाया जी नहीं सर, 2 महीने से नहीं नहाया, ठीक है। बट ये मछलियां जो होती है ना, कोल्ड वाटर में एंजॉय करता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो एक देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे कि एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर rather than hot water, ठीक है। अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है, तो क्या लिख लोगे ना, देखो इसका सिंपल सा रीजन हो जाएगा। सिंपल क्या लिखोगे, बिकॉज, ठीक है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बोले तो क्या, ऑक्सीजन, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाती है, जो ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस में, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो मैं एक जनरल बात है ना, एक कॉमन बात है जो तुम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करा है, बट तुमको पता नहीं कैसा क्यों हो रहा है। वहां पे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन होता है ना। अब जरा देखो, अगर तुम किसी लेक के किनारे, है ना, किसी तालाब के किनारे या फिर नदी में, ठीक है, अगर तुम गर्मियों के टाइम पे गया होगा, बहुत गर्मी पड़ रही है, और तुम किसी लेक के किनारे अगर गए हो, तो तुमने देखा होगा कि वहां पे मछलियां जो होता है ना, वो वाटर सरफेस के ऊपर आती है, यूं बाहर आकर के, यूं देखो आया और आके मुंह खोल रही यूं, ठीक है। अब तो तू क्या सोचता है कि मछलियां तुम्हें देखने आ रही है, तुम लेक के किनारे गए पूरी हैंडसम होकर के, पूरा सज धज के, ठीक है, तो तू क्या सोचता है, मछलियां तेरे से इंप्रेस होके देखने आ रही है, वो बोलो अरे बताओ, है ना। ऐसा क्यों होता भाई, मछलियां गर्मी के टाइम पे वो वाटर सरफेस के ऊपर क्यों आती है, बोलो। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, ऑक्सीजन की घट गई, ठीक है। तो अंडर वाटर उसको, पानी के अंदर मछलियों को उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो वो वाटर सरफेस के ऊपर क्या होती, बताओ, वाटर सरफेस के ऊपर क्या ऑक्सीजन लेने आती, वो किसी को देखने नहीं आती।
बात समझ में आ रही ना। बट अगर विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो पानी में वो सफिशिएंट होता है, तो मछलियों को अंडर वाटर ही काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसको बाहर आने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ठंडे पानी, अगर विंटर्स में अगर तुम लेक के पास जाओगे तो मछलियां नजर नहीं आएगी, ठीक है। मछलियों को देखने के लिए उसको तालाब में कुछ डालना पड़ेगा तभी वो खाने के लिए बाहर आएगी, लेकिन गर्मियों के टाइम में वो अपने आप आएगी, ठीक है। अब मैं देखो एक मैं स्टोरी सुनाता हूं, मैं भी जब कभी ऐसे जाता था ना गर्मियों के टाइम पे लेक के किनारे, तो सारी मछलियां जब आती थी बाहर तो मैं सोचता यार पता नहीं मैं इतना हैंडसम, मुझे देखने आती मछलियां, ठीक है। वो तो मेरे को तब पता चला ना जब मैंने हेनरीज को पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया कि यार मछलियां मुझे देखने नहीं आती थी, वो ऑक्सीजन लेने वाटर सरफेस के ऊपर आती। सोचो कितना बड़ा मैं बुल था, सिंगल बुल नहीं बिल्कुल डबल बुल। ये तो मेरे को 12th में आकर के पता चला जब हमने क्या हेनरीज को पढ़ा। बात समझ में आ रही ना। तुम में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो लेक के किनारे जाते हो सोचते यार मैं तो बड़ा डैशिंग हूं, आज तो देखो मछलियां मेरे को देखने आ रही है, बट ऐसा नहीं है, वो ऑक्सीजन लेने आती है। तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गया कि गर्मी के टाइम में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाएगी, तो जो भी अंदर होगा, जो भी एनिमल्स होगा, एक्वेटिक एनिमल्स, उसको अंदर पानी के सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती है, तो बाहर आना पड़ता है उनको ऑक्सीजन लेने के लिए। और ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछता भी है और कई बार पूछा हुआ भी है, तो बिल्कुल लिख लोगे ना, बिल्कुल रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, कॉपी कर लो इसको जरा बच्चे बढ़िया से, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे, अगर मैं देखो एक ग्राफ प्लॉट कर लूं, किसके बीच में, किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, राइट, और पार्शियल प्रेशर के बीच में अगर तुम क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है। और इसका जो स्लोप अगर तुम निकालते हो, इसका जो स्लोप होता है ना, इसका जो स्लोप होता है, अगर किसी पॉइंट पे तुम स्लोप निकालोगे, इसका जो स्लोप है ना वो देता है क्या, तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट देता है, केएच की वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो स्लोप मतलब क्या, जो स्लोप निकालोगे वो क्या, टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा बताओ, जो केएच हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई, है ना, ये एक्स के ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो जो भी यहाँ पे स्लोप निकालोगे वो क्या आ जाएगा, अपना हेनरीज कांस्टेंट। कभी कभी मान लो कि तुमसे ये दे दिया, पार्शियल प्रेशर दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया किसी भी पॉइंट के ऊपर, और पूछ दिया हेनरीज कांस्टेंट है, तो फटाफट या सॉरी स्लोप पूछ दिया, तो स्लोप क्या करोगे, जो केएच की वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखा होगा P इक्वल टू क्या, के एच इंटू क्या एक्स लिखा, या सॉलिड एस लिख लिया हमने, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, एस बोले तो क्या यार, एक्स ही है, सॉल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये देखो जो P बाय एस क्या हो गया यहाँ पे, के एच हो गया, जो कि क्या हो गया, एक कांस्टेंट होगा, हुआ या नहीं हुआ। तो जो P बाय एस है बच्चे वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P1 बाय S1 बोलो, अपॉन में क्या P2 बाय S2, कोई प्रॉब्लम है बोलो, P1 बाय S1 अपॉन में क्या P2 बाय S2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, P2 बाय P1 इक्वल टू S2 बाय S1, बिल्कुल दिमाग में सेट रखोगे। यहाँ पे क्या होता है ना, चार है, तीन वेरिएबल्स गिवन रहेंगे, चौथा वेरिएबल तेरे को पूछ लेगा, जेई नीट हर जगह क्वेश्चन अप्लाई करेगा। मतलब मान लिया कि बोलेगा 5 एटीएम पे, है ना, मान लो 5 एटीएम पे इसकी सॉल्युबिलिटी 5 मोल्स पर लीटर है, तो पूछेगा 10 एटीएम में कितना हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके बना लेंगे, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H1 अपॉन P1 इक्वल टू क्या, H2 अपॉन P2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मर्जी तुम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो। ये हमने क्यों लाया, क्योंकि P बाय S क्या तो कांस्टेंट, क्योंकि KH क्या यहाँ पे कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मिटाओ इसको। बहुत गर्मी है यार, वेरी हॉट। अब इस टाइम पे देखो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी पानी के अंदर क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो जो भी जीव जंतु अंदर रहने वाले हैं उन सबको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो बाहर आना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं भाई। एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन मैं डिस्कस करता हूँ हेनरीज लॉ का। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूं कि टू इंक्रीज द
solubility of CO2 in soft drink and soda water. ठीक है, the bottle is sealed under high pressure, right? under high pressure. ठीक है, अब ये देखो, ये तुम कॉमन हर रोज देखते हो, डे टू डे लाइफ में। गर्मी है, क्लासेस जा रहे, कॉलेज से आ रहे, कुछ नहीं हो गया तो एक कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया या रेड बुल ले लिया। ठीक है, अब जरा देखो भाई, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बताओ, है ना, कि जो CO2 का जो गैस होता है ना, कॉमन एक्सपीरियंस है, सबको मालूम है कि जो CO2 का गैस होता है हाई प्रेशर पे क्या होता है, उस लिक्विड में डिसॉल्व होता है। काफी हाई प्रेशर होता है, मतलब जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उससे ज्यादा प्रेशर क्या होता है उस बॉटल के अंदर होता है। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एप्लीकेशन क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बॉटल को क्या किया जाता है, सील्ड किया जाता है अंदर हाई प्रेशर पे। मतलब जो CO2 गैस हाईली प्रेशराइज होता है, तभी तुमने देखो एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल तुम बोतल है ना खोलते हो, ओपन करते हो, गैस फीड्स आउट होती है, बाहर की ओर निकलती है, जैसे पूरा ऐसे बाहर निकलती है ना। मेरे पास भी रखी नहीं कोल्ड ड्रिंक, तो मैं भी खोल करके दिखा देता, ठीक है ना। जैसे बॉटल ओपन करोगे ऐसे बाहर निकलता है ना, और थोड़ा सा यूं यूं कर दोगे, सारी गैस बाहर आ जाएगी। बोलो तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे तुम बोतल ओपन करते हो तो गैस बाहर की ओर निकलती है, या वो आवाज करती है ना थोड़ा सा, ठीक है, फीड्स आउट होती है, ठीक है ना। तो उसका रीजन होता है कि बोतल के अंदर बहुत हाई प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो प्रेशर वो कम है, अंदर ज्यादा प्रेशर है, तो गैस की प्रेशर है ना डिक्रीज होना चाहती है, टेंड्स टू डिक्रीज टू क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ रही ना? तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है देखो कम है, और गैस के अंदर, बोतल के अंदर जो गैस है उसकी प्रेशर ज्यादा होती है, तो हाई प्रेशर पे कहां पे जाएगी बताओ, लो प्रेशर पे। तभी ना बोतल को ऐसे करो, सारा गैस बाहर निकल जाती है, सारा कोल्ड ड्रिंक्स बाहर, लोग बर्थडे पार्टी वगैरह में करते हैं ना, बोतल खोलो यूं 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 यूं, ठीक है, खोल दिया, झूम, बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही है ना, बाहर निकल गया सारा गैस। तो ऐसा क्यों होता है, उसको मजा आता है कि अरे नहीं, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, तो हाई प्रेशर से कहां पे आ गए, लो प्रेशर पे। बात क्लियर समझ में आ रही ना? अगर तेरे से कोई पूछता है व्हाई गैस इज फीड्स आउट व्हेन सोडा वाटर बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल इज ओपन सडनली, सडनली खोलने के बाद गैस क्यों बाहर आती है, तो यहाँ पे सिंपल रीजन तुम क्या लिख दोगे बताओ, गैस, देखो मैं लिख देता हूं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली नहीं है, गैस फीड्स आउट, है ना। रीजन क्या हो जाएगा बताओ, व्हेन सोडा वाटर बोतल ओपन, है ना। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जो गैस है ना टेंड्स टू डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहां पे क्या, गैस फीड्स आउट व्हेन सोडा वाटर bottle is opened, okay, because the pressure of gas tends to decrease क्या, एक एक चीज लिख देता हूं मैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चे, अब ये बात तो क्लियर हो गया ना कि गैस बाहर क्यों निकलती है। जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक्स का वाटर ओपन करते हो तो अंदर का प्रेशर क्या सोचोगे, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, क्योंकि गैस काफी प्रेशराइज है अंदर, ठीक है ना। तो जैसे बोतल खोलेंगे ना तो अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना चाहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा ना, इसलिए होता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दूसरा इसका देखो जो ग्रेट एप्लीकेशन है, स्कूबा डाइवर, ठीक है ना। स्कूबा डाइवर मालूम है ना, जो गोताखोर होता है, जो पानी के नीचे जाता है, ठीक है ना। तो जो स्कूबा डाइवर होता है उसके बैक के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। बात समझ में आ रही ना? अब जरा देखो यहाँ पे लोचा क्या होता है, तो जब सिलेंडर होता है उसमें, तो सिलेंडर में क्या होता है, मान लो कि ये सिलेंडर है, इसके ऊपर कैसे बनाऊं सिलेंडर, है ना, ये मान लो कि सिलेंडर है, ठीक है ना। अब इसमें देखो एयर होता है,
एयर होता ना, तो एयर में मिक्सचर क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो यहाँ पे कि नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना ब्लड में, हाई प्रेशर पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। एट हाई प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन अ ब्लड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि जो कोई गोताखोर है यूं, ठीक है, पीछे सिलेंडर है, ठीक है। अब जब वो पानी के नीचे जाता है ना, पानी के नीचे गया वो, ठीक है, तो जैसे जैसे वो, मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है ना, अब ये मान लो कि ये नदी है, ये पूरा अंडर वाटर है, ये पूरा अंडर वाटर है, ये मान लो अंडर वाटर है। तो जैसे गोताखोर नीचे चला जाता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसके ऊपर प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो हाँ जी ना जी, प्रेशर बढ़ेगी। और ऑक्सीजन सिलेंडर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे चला जाता जाएगा, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ठीक है, जब तुम इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, एयर ले रहे हो, तो उसमें ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाँ या ना। जैसे जैसे पानी के नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगी ना। अब तुम ऑक्सीजन एयर को इनहेल कर रहे हो और उसमें क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो हाई प्रेशर पे जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी, जो ब्लड वेसल्स होता है ना, यहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। समझो जरा, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे नीचे जाएगा प्रेशर ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन अ ब्लड इंक्रीजेस, राइट, मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ ब्लड इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा हाई प्रेशर पे। और जब गोताखोर, जब स्कूबा डाइवर जब कम्स आउट, है ना, जब वो क्या करेगा, जब सरफेस की तरफ आएगा, जब ऊपर आएगा, अभी पानी में था, अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगी, कम होगी। जब प्रेशर कम होगा तो यहां पे जो डिसॉल्व गैस था, जो डिसॉल्व हुआ था, जब प्रेशर कम होता जाएगा तो जो भी ब्लड में जो नाइट्रोजन डिसॉल्व था वो क्या होगा, बाहर होगा, रिलीज होगा, यहां से रिलीज करेगा। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ कम हो जाएगी क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। तो जब ये रिलीज करेगी ना तो ब्लड में क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन करता है। जब बाहर आती है वो नाइट्रोजन, जब ये मान लो ये वेन है ना, जो कैपिलरी है, ये यहां से जब नाइट्रोजन बाहर आएगा तो यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कैपिलरी को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और बहुत ही पेनफुल कंडीशंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। इस डिजीज को, इस मेडिकल कंडीशंस को बच्चे बेंड्स कहते हैं, BENDS। क्या कहेंगे, अब देखो ये सबको लिखने की जरूरत नहीं, एक बार स्टोरी समझ में आ गई बस याद हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बेंड्स बोलेंगे। तो बेंड्स क्या हो गया बताओ, कि जब ऊपर की ओर आएगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस क्या होगी, उस कैपिलरी से रिलीज होगी, ब्लड से रिलीज होगी, तो उस ब्लड वेसल्स में बबल्स का फॉर्मेशन होगा और काफी पेन होता है। जो मेडिकल कंडीशंस होता है, सिचुएशंस होता है, उस पर काफी पेनफुल होता है, डेंजरस फॉर लाइफ। इवन अगर कैपिलरी ब्लॉक हो गई तो क्या आदमी का डेथ हो सकता है ना, ठीक है। उस कंडीशंस को कहते हैं क्या, बैंड्स बोलते हैं। अगर नीट और जेई में बैंड्स आ गया तो समझ जाओगे ना, ठीक है। कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स होता है वो ब्लॉकेज आ जाता है वहां पे, इस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखो, ये एप्लीकेशन है उसका, हेनरीज लॉ का। तो इस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, इस बैंड्स को अवॉइड करने के लिए सिलेंडर में हीलियम गैस को मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है ना। एयर को डाइल्यूट किया जाता है हीलियम गैस के थ्रू। तो ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या होगा, दैट इज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन अ ब्लड। हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में वो कम होता है। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन कभी पूछेगा कि स्कूबा डाइवर की जो एपरेटस होता है उसमें हीलियम गैस क्यों यूज किया जाता है, तो उसका सिंपल सा रीजन क्या बताओगे, कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन अ ब्लड। कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, हर एक चीज मेंशन करूंगा। तो क्या इसको लिखने की जरूरत है कि वाई हीलियम गैस यूज्ड इन अ स्कूबा डाइवर एपरेटस, सिंपल सा इत्तू सा आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज लो सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्लड, किसकी, हीलियम की, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि हीलियम गैस इज यूज्ड इन स्कूबा डाइवर, है ना, एपरेटस, जो सिलेंडर होता है, ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या, ब्लड। ठीक है बच्चे,
समझ में आ रहा है ना? बेंड्स को अवॉइड करने के लिए सिलेंडर में क्या डाला जाता है? हीलियम गैस डाला जाता है, क्योंकि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना ब्लड में कम होता है। इवन नीचे हाई प्रेशर भी बढ़ेगा ना तो हीलियम उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, बट नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। कब? जब हाई प्रेशर होता है ना तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर जब गोताखोर ऊपर आता है तो वही उसके लिए क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है उसकी, है ना? काफी पेनफुल सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है। ओके, राइट डाउन। अब देखो बच्चे, एक एप्लीकेशन और होता है, ठीक है ना? तो अब ये समझ में आ गया ना? जैसे देखो, अगर तुम लिखना ही चाहो तो इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि जो स्कूबा डाइवर है, स्कूबा डाइवर, ठीक है, वो जब क्या अंडर वाटर जाता है, ऐसे देखो टेबल सा बना देता हूं मैं, अंडर वाटर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, जब क्या हो जाएगा? व्हेन स्कूबा डाइवर कम्स आउट, जब ये बाहर की तरफ आएगा, कम्स आउट, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 डिक्रीजेस, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा बताओ? इट फॉर्म बबल्स इन अ कैपिलरीज। कैपिलरी में क्या करेगा? बबल्स फॉर्म करेगा, एंड क्या हो जाता है? काफी पेनफुल सिचुएशन होता है, ठीक है ना? और इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? बेंड्स कहते हैं, ठीक है। और अवॉइड करने के लिए इसको, टू अवॉइड दिस, हीलियम He गैस इज यूज्ड, है ना? बिकॉज इट्स ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबिलिटी। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? इसको देखो, कॉपी कर, इस तरीके से दिमाग में क्या कर लेना है? इसको सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, जो बंदा हाई एल्टीट्यूड पे होता है, जो हिल्स पे होते हैं, हिली एरियाज पे होते हैं, ठीक है, वहां भी प्रॉब्लम होती है। तो जब तुम हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ोगे या पहाड़ियों पे चढ़ोगे, चोटी पे जाओगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, वहां पे प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। सबको मालूम है ना कि ऑल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ग्राउंड से कम होता है। तो ऊपर क्या होता है ना, जो एयर होता है लेस डेंसर होता है, ठीक है ना? पास नहीं होगा, तो जो लेस डेंसर हो जाएगी हम उसको इनहेल नहीं कर सकते, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना? मतलब वहां पे क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मालूम है ना? जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन कमी होगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पूरे मसल्स को या फिर अपने टिश्यूज को या ब्लड्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और अपन लोग क्या करेंगे? बिल्कुल वीक फील करना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस कंडीशंस को एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड के ऊपर, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या हो जाएगा? अभी क्या होगा? हाई ऑल्टीट्यूड, है ना? यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? लो प्रेशर हो जाएगी। लो प्रेशर पे क्या? ऑक्सीजन की, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ O2 हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ठीक है ना? और जब मिलेगी नहीं, शरीर को क्या एनर्जी के लिए अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हिल पाना भी, एक कदम चल पाना भी क्या होता है? मुश्किल होता है, मालूम है ना? तो जितने सारे खाने खाते हो उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे शरीर पे क्या ऑक्सीजन कमी है। इसको ऐसे मूवमेंट करवाने के लिए ऑक्सीजन की एनर्जी की जरूरत होती है ना, और वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है? ऑक्सीजन। मान लो कि अगर इस पार्ट पे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा तो ये पोर्शन बेटा तेरा काम करना बंद कर देगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है? बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और जहां पे हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी तो शरीर क्या होगा? धीरे धीरे वीक हो जाएगा। थोड़ा सा काम करोगे तो क्या थक जाओगे, ठीक है? उस कंडीशंस को हम लोग कहते हैं क्या? डेफिशिएंसी ऑफ कमी की वजह से जो कंडीशंस डेवलप होता है उसको एनॉक्सिया कहते हैं।
हाई ऑल्टीट्यूड पे, है ना। तो देखो जो भी लोग हिल्स पे होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ पे जो रहते हैं, उनका नेचुरल कुछ वैसा एडेप्टेशन होता है ताकि वो उस सर्कमस्टांसेस में अपने आप को क्या कर सके, सरवाइव कर सके। क्या मेरी बात समझ में आने में तुम लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये बच्चे था क्या एप्लीकेशन, और हम लोग अब जो देखेंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शन। तो मैं पहले टाइम देख लेता हूं, क्या टाइम हो रहा है, कितना लंबा वीडियो बन गया ये, ठीक है। इट्स 45 मिनट्स, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो मैं ले ही सकता हूं। अब जरा देखो, आज मैं थोड़ा सा कम क्वेश्चन से दो बातें हो सकती है, या तो हेनरीज लॉ को मैं दो पार्ट में बना दूं। आज मैंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इसका जो पार्ट 2 होगा ना, वो न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स होंगे वहां पे। बोर्ड लेवल का मैं लूंगा, ठीक है, जेई का लूंगा, और फिर क्या नेट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना बच्चे, वो देखना मत भूलना, क्योंकि कंडीशंस इज वेरी हॉट, कंडीशंस देख लो। और मैं नहीं चाहता कि लेक्चर लंबा हो जाए, छोटा छोटा लेक्चर होगा तो आपको देखने में मजा आएगा। तो ये पार्ट तुम्हारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और इसका एप्लीकेशन जब ये देख लोगे ना, तो इसका एप्लीकेशन जो न्यूमेरिकल्स होगा, कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल्स अभी मैं लेता हूं, तो एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे, आधा घंटा ऐसे ही बढ़ जाएगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2, दिस इज द हेनरीज लॉ टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ओके, तो मैं ये सोच रहा हूं, है ना, अगर ये सही है तो आप लोग कमेंट में करके बताना, हाँ सर ठीक है, थ्योरी एक क्लास में न्यूमेरिकल थ्योरी कर लिया, और नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 बना करके आप इसका न्यूमेरिकल्स डाल दो। अगर ये ये कैसा है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करना, उसको बताना, ठीक है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर अपना क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर छोटे छोटे लेक्चर देखना चाहते हो, तो अगर जैसे मैं 7-8 क्वेश्चन भी डालूंगा ना इसमें, तो लगभग लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? सो गाइस, कमेंट या जरूर करके बताना क्या ये सही रहेगा, एक क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन कॉन्सेप्ट, एंड इसका नेक्स्ट क्लास में सारे लेवल का, है ना। 1 घंटे में हम लोग काफी सारे टाइप का न्यूमेरिकल्स का डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।